नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज हम कहानी बताने जा रहे हैं 2008 के उस हत्याकांड की जिससे पूरा मुंबई शहर कांप उठा था। इस कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार है नीरज ग्रोवर, जो बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम करते थे। दूसरे किरदार है मारिया मोनिका सुसाईराज, कन्नड़ एक्ट्रेस जो हिंदी फिल्मों में किस्मत चमकाने मुंबई आई थी। और तीसरा किरदार है लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू, मारिया का बॉयफ्रेंड, जिनसे उनकी सगाई होने वाली थी। बात है मई 2008 की। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज अचानक गुमशुदा हो गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की घर शिफ्टिंग में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कभी भी किसी ने नहीं देखा। कई घंटे बीते, फिर दिन बीते, फिर हफ्ते बीते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं लगी। नीरज को ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर चिपकवाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी ना नीरज की कोई खबर लगी और ना ही नतीजा। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली। उस एक कॉल ने इस पूरे के पूरे भयानक हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की। फिर जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर कोई एड़ी से चोटी तक कांप उठा। नीरज की हत्या हुई थी। उनकी लाश के सामने ही हत्यारों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चंद घंटों बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए। तो पहले बात करते हैं मारिया सुसाईराज की। दरअसल मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाईराज बचपन से ही नाचने गाने में अव्वल थी। पिता कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे और चाचा नगर निगम में कर्मचारी थे। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा, लेकिन परिवार को उनके इस ख्वाब से दिक्कत थी। जब घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज मारिया ने मैसूर वाला अपना घर छोड़ दिया और बेंगलुरु आकर बस गई। बेंगलुरु में लगातार प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में जगह मिल गई। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बतौर लीड फिल्म जूट में काम मिला। फिल्म के लिए उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। इस एक काम के बाद उन्हें चंद और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी, लेकिन मारिया रीजनल सिनेमा में नहीं बल्कि पूरे भारत में पहचान बनाना चाहती थी। जब कन्नड़ सिनेमा में उन्हें काम मिलना कम हुआ तो उन्होंने मुंबई का रुख कर दिया। मारिया अक्सर ऑडिशन देने मुंबई जाया करती थी। एक दिन ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर की मुंबई में अच्छी पकड़ थी। उन्होंने शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की जैसे बड़े शोज में नीरज हिस्सा रह चुके थे। और हाल फिलहाल में साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से जुड़कर काम कर रहे थे। अब ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों की बातचीत होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई पहचान नहीं है जिससे कि उनको काम नहीं मिल रहा। अब मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद करने का आश्वासन दिया और बालाजी टेलीफिल्म में उनके ऑडिशन अरेंज करवाया। इस ऑडिशन के लिए वो अक्सर मुंबई आया करती थी। समय के साथ साथ मारिया और नीरज ज़्यादा घुलने मिलने लगे और पहले से ही मसूर में रहने वाले जेरोम मैथ्यू के साथ मारिया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिनसे कि उनकी सगाई भी होने वाली थी। जेरोम इंडियन आर्मी में थे और इस समय पुणे में पोस्टेड थे। बड़ी हीरोइन बनने और काम मिलने का ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो पहले से रिलेशनशिप में है। समय के साथ दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और एक रोज़ मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें रहने के लिए अपना घर दिया। दोनों की दोस्ती के कई महीने हो चुके थे, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई भी काम नहीं मिला। नीरज के दोस्तों को नीरज ने बताया कि इसका कन्नड़ एक्सेंट होने की वजह से मारिया ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन मारिया को ठेस ना पहुंचे इसलिए वो अक्सर उसको नए नए बहाने बना के बताता था। नीरज के घर में रहते हुए मारिया की उनके दोस्तों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर वो नीरज के दोस्तों से पूछती थी कि क्या नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं ये कास्टिंग काउच की तरह ही तो नहीं है। दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलाने की पूरी कोशिश करता है। इस बीच जब भी मारिया अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से बात करती थी तो नीरज का जिक्र आने पर बस यही कहा करती थी कि नीरज उनसे एक तरफा प्यार करते हैं और वो उन्हें दोस्त मानती है। हालांकि ये एक झूठी कहानी थी। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सोलिटेयर अपार्टमेंट का
फ्लैट नंबर 201 अपने लिए किराए पर ले लिया। ये दिन था 7 मई 2008 का, जब मारिया को नीरज का फ्लैट शिफ्ट कराकर वापस अपने घर जाना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों को कहा कि वो आज मारिया की शिफ्टिंग कराएंगे और करीब 10 बजे तक वो घर आ जाएंगे। अगली सुबह नीरज के दोस्तों ने उनके नंबर पर कॉल किया तो कॉल मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने उनके दोस्त लाल को बताया कि नीरज रात 1:30 बजे घर से निकल चुके थे और हड़बड़ी में अपना फ़ोन फ्लैट पर छोड़ गए। कुछ घंटे और बीते लेकिन नीरज ना फ्लैट पर पहुंचे और ना ही फ़ोन लेने। अब नीरज से बात ना होने पर उनके परिवार और उनके काम से जुड़े लोग उनके दोस्त लाल को कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार लाल 8 मई की शाम मारिया के फ्लैट पर पहुंचा। जब उन्होंने मारिया से पूछा कि वो किसके साथ निकला था तो मारिया के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार दोनों ने सोच विचार करने के बाद मलाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने नीरज का फ़ोन जब्त करके तलाश शुरू कर दी। मामले में उनके करीबियों से पूछताछ हुई लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई। 2 दिनों बाद उनके परिवार वाले भी कानपुर से मुंबई पहुंच गए। चंद दिन ये 2 हफ्तों में बदल गए लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं लगी। उनके परिवार वालों ने उनके पोस्टर भी छपवाए जिसमें पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई थी। अब 2 हफ्ते बीते ही थे कि पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। रिकॉर्ड में सामने आया कि 8 मई की शाम को नीरज के फ़ोन पर एक कॉल आया था जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर से रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुसाईराज पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का मोबाइल मारिया सुसाईराज के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक के हुए बिना ही उनके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो पुलिस वाले हैरान हो गए। 8 मई से 20 मई तक मारिया और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। ये कोई आम बात नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड और जेरोम के उस रात मुंबई में होने से पुलिस का मारिया पर शक और पुख्ता हो गया। इस सिलसिले में मारिया और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मारिया ने बयान में वही कहानी बताई जो उन्होंने पहले बताई थी। वही जेरोम ने कहा कि आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में वो मुंबई आया था और पुलिस ने आर्मी सेंटर से जेरोम के इस बयान को कन्फर्म नहीं किया। हालांकि उन्होंने शक के बिना पर जांच जारी रखी। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने और भी चौंका देने वाले खुलासे कर दिए। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 8 मई की शाम को मारिया और उनका बॉयफ्रेंड मैथ्यू बैग में कुछ भारी सामान ले जाते हुए दिखाई दिए थे। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया और सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया की गिरफ्तारी कर ली। वही मारिया लगातार अपने बयान बदलती रही, लेकिन जब सख्ती की गई तो मारिया टूट गई। अब मारिया ने जो खुलासे किए ये सुनकर हर कोई हैरान था। मारिया ने इकबाल जुर्म कर बताया कि 8 मई को ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग मदद करने के लिए बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आया। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज़ को सुना तो भड़क गए। जेरोम मैथ्यू को गुस्सा होते देख मारिया उन्हें समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मदद कर रहा है और सुबह तक वो चला जाएगा। लेकिन अगले दिन 8 मई को मारिया के फ्लैट की डोरबेल बज रही थी। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पर नहीं पहुंची तो बार बार डोरबेल बजाई जाने लगी। हड़बड़ाहट में जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि जेरोम दरवाजे पर खड़ा है। उन्हें देखते ही मारिया डर गई, क्योंकि उस समय तक नीरज उनके घर पर ही था। जेरोम फ्लैट के अंदर घुसा। मारिया उन्हें बेडरूम में जाने से रोकती रही, लेकिन जेरोम ने उन्हें धक्का दे दिया और जैसे ही जेरोम कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नीरज उनके बिस्तर पर है और देखते ही नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मारिया ने रोकने की काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जेरोम झगड़े के बीच ही किचन से चाकू उठाकर लाया और उसने उससे नीरज पर कई वार किए। जेरोम के कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। कमरे में हर तरफ खून की छींटें थी और धीरे धीरे नीरज की सांसें थम रही थी। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई करना शुरू कर दिया। खून को साफ किया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से खून को पूरी तरीके से साफ कर दिया। कुछ घंटे तक नीरज की लाश उसी कमरे में पड़ी रही। इस दौरान मारिया और जेरोम ने कई बार उसी कमरे में नीरज की लाश के सामने ही शारीरिक संबंध बनाए। फिर कुछ समय बाद दोनों नज़दीकी शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे। घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए और शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर गांव की तरफ निकले। रास्ते से पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बैग में आग लगा दी। जिस समय दोनों लाश के टुकड़े ठिकाने लगाने निकले थे उस समय नीरज का फोन मारिया की जीन्स की पॉकेट में था।
अब रास्ते में नीरज का फ़ोन एक बार बजा था, तो नंबर देखने के लिए मारिया ने फ़ोन जैसे ही बाहर निकाला, वो फ़ोन गलती से रिसीव हो गया। वो एक कॉल था जो इस हत्याकांड की अहम कड़ी बाद में साबित हुआ था। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत छिपाने और हत्या करने में भागीदार होने पर 3 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब मारिया को महज 3 साल की सज़ा होने के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग विरोध में उतरे और मारिया की सज़ा बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने फैसला नहीं बदला। रिपोर्ट्स में बाद में यह भी रहा कि मारिया को बिग बॉस 5 का ऑफर मिला था, हालांकि वो इस शो का हिस्सा नहीं बनी थी। और इसके बाद जेल से निकलने के बाद भी मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में शिकायत दर्ज हुई है। और इस तरह मारिया ने देश भर में अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन इसका कारण उनका अभिनय नहीं, ये हत्याकांड रहा। तो कैसे दो लोगों के साथ रिश्ते में रहने के बाद मारिया को एक इंसान को जान से हाथ धोना पड़ा और दूसरे को जेल का रास्ता दिखना पड़ा। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी किसी कहानी के साथ फिर हाजिर रहूंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।